हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये +1 में एक चैप्टर तो नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं वेक्टर्स। ये समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हर चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, जैसे +1 में काइनेमेटिक्स में भी लगेगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लगेगा, सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, देन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी ये लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन में कम है बट लगा सकते हो। ठीक है, वो भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन चैप्टर में भी लगेगा। नाउ ऑसिलेशंस एंड वेव्स में भी लगेगा। तो ठीक है, नाउ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कम लगेगा। देन सिमिलरली +2 की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े से जगह पे लगेगा, करंट डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट सब करंट में पूरा लगेगा। ठीक है, नाउ अल्टरनेटिंग करंट में पूरा लगेगा। रे ऑप्टिक्स में चलो नहीं लगेगा इतना, वेव ऑप्टिक्स में बहुत इसका एप्लीकेशन होगा। तो इसलिए जरूरी है इसको आपके लिए समझाना। ठीक है, एक मैथमेटिकल टूल है नहीं। नाउ अब थोड़ा वीडियो लेंदी होगा पर धीरे धीरे समझ लेना, धीरे धीरे स्लो करके। नाउ इसको समझाने से पहले आपको फोर्स समझाऊंगा, फोर्स। ठीक है, जिसका सिंबल था F और यूनिट था न्यूटन। न्यूटन भी था, डाइन भी था, डाइन्स भी था। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए 1 न्यूटन कितना है। ठीक है, वो समझाने के बाद फिर इधर आता हूं। मान लो आपके हाथ में यहाँ पे कोई मोबाइल फोन रखा है यहीं पे, तो वो इसी जगह पे नीचे को फोर्स लगा रहा है नहीं। सपोज वो मोबाइल फोन का मास है 200 ग्राम, समझाने के लिए कह रहा हूं 200 ग्राम। जब मोबाइल फोन को हाथ पे यहाँ रखोगे, जो नीचे को फोर्स लगाएगा वो होगा उसी का वेट m × g। आपको समझा रहा हूँ कि 1 न्यूटन कितना है। m की जगह लिखा 200 ग्राम, इसको किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और g होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 लान लेके 10 ले लेता हूँ। इतना फोर्स वो नीचे को दबा रहा है नहीं, मोबाइल फोन जो हाथ पे रखा। देखो ये कितना है, दिस कैंसल्स 2 न्यूटन। मीनिंग क्या है, एक 200 ग्राम का मोबाइल फोन अगर हाथ पे यहाँ पे रखोगे, नीचे को 2 फोर्स लगाएगा, 2 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो वही बहुत ज़्यादा नहीं है। मोबाइल फोन हाथ में यहाँ रखने से बंदा ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, सो 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स। अब न्यूटन का मीनिंग क्लियर हो गया। सो अब जब न्यूटन का मीनिंग क्लियर हो गया, अब चलता हूँ धीरे धीरे नहीं। नाउ यहीं पे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है नहीं पे। ठीक है, इसी को 2 बंदे, 2 पीपल इधर को खींच रहे हैं। जब ये 2 जने इधर को खींच रहे हैं, इधर को 4 जने खींच रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए किधर को मूव करेगा, किस तरफ जाएगा, सभी बच्चे कह देते हैं कि इधर को जाएगा। इतने साल फिजिक्स पढ़ा के देखा, सभी कहते हैं इधर को जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ना मान लो ये 4 जो बच्चे, ये जो 4 बंदे हैं पर्सन, ये सभी 2-2 महीने के बच्चे हैं। ठीक है, सभी का उम्र 2 मंथ्स। और ये जो 2 जने हैं ये 15-15 साल के स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये नहीं देखना इधर की नंबर ज़्यादा है तो इधर जाएगा, देखना पड़ेगा फोर्स किधर को ज़्यादा है। नेचुरली 2 बंदे 15-15 साल के इधर को जितना फोर्स लगाएंगे, ये 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने के इतने को कम लगाएंगे, तो फिर इधर ही जाएगा। तो इससे सीखा क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
इधर से फोर्स लग रहा है और इधर को भी लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं कि जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा है फिर इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है नहीं। मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। मान लो ये रहा 100 न्यूटन लग रहा है इधर को, फिर ये इधर को लग रहा है F2 सपोज दे रखा है 20 न्यूटन, तो दिस माइनस दिस, इधर को हो गया 100 माइनस 20, इधर को लगेगा 80 न्यूटन। यहाँ से क्या सीखा, अगर दोनों फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है, ये दोनों मिलके जो करेंगे, मीन्स ये और इसको ना लगा के उसी के बदले में इसी के ऊपर इधर को 80 न्यूटन लगा दो, वही होगा, ठीक है। ये तो रहा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नाउ अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मीन्स यही रहा कोई ऑब्जेक्ट, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 5 न्यूटन, कोई लगा रहा है, और इसी के ऊपर इधर को F और लग रहा है 20 न्यूटन, दो अलग अलग फोर्स लग रहा है ना। इन दोनों को ना लगा के इसी के ऊपर इधर को 20 + 5 25 न्यूटन लगाओगे, वही होगा। मीन्स ये दोनों का इफेक्ट इसके ऊपर जो है, ये सिंगल फोर्स का इफेक्ट भी इसी के ऊपर वही है, अगर ये सेम है, ठीक है। तो मीन्स अब ये भी इधर को ये भी इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो यहाँ पे आपने सीधा ऐड कर दिया, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा, कैसे भी हो सकता है। कुछ फोर्स इधर को लग रहा है, कुछ फोर्स इधर को लग रहा है F2, तब क्या होगा, तब देखोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे। यहाँ पर कोई चीज़ है, इधर को लगाओ इतना फोर्स, इधर को लगाओ इतना फोर्स, देखोगे यही चीज़ ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसी को और इसी को एक पैरेललोग्राम में ऐसे ही होता है, 4 साइड्स, 1 2 3 4, ये रहा इसका एडजेसेंट साइड्स, मीन्स जो साथ लगा हुआ है। देखोगे इन दोनों को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसका जो ये जो बोला डायगोनल है इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। मान लो ये F1 दे रखा है 10 न्यूटन, इधर को ये F2 दे रखा है 5 न्यूटन, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा, ठीक है। इसी चीज को निकालना को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक। अब इसी को समझा दो, फिर उसके बाद इजी है नहीं। जो अभी समझाया उसको ध्यान से सुनना। इसी के ऊपर इधर को लगाया कुछ फोर्स F1, समझाने के लिए सपोज ले रहा हूं 20 न्यूटन। इसी के ऊपर इधर को कोई लगाया फोर्स F2, सपोज लगा 5 न्यूटन। आप देखोगे ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसी दोनों साइड्स को, दो साइड्स मान के, एडजेसेंट साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम बनाओ। इसका जो ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल नहीं, इस तरफ जाएगा। और ये कितना होगा उसी को डिराइव कर रहा हूं। उसी को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है नहीं, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और वेक्टर्स भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कि फोर्स है, ठीक है। नाउ इसी को डिराइव कर दो, फिर उसके बाद थोड़ा इजी लगेगा। लुक, सपोज यही लाइन P अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, यहीं पे कोई चीज है, और इधर को ये लाइन Q अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है। अभी तक नहीं बताया वेक्टर क्या है, पहले ये समझा दो फिर जाके, ठीक है ना। इसीलिए इनके ऊपर ये सिंबल मैं अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं ना। अब ये जैसे समझाया था इधर ही जाएगा, इसी पॉइंट को कहा O, इसी पॉइंट को कहा A, इसी पॉइंट को कहा B, इसी पॉइंट को कहा C। ये लाइन P अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, ये लाइन Q अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है। ये कितना होगा वी डोंट नो, लेट इट बी R अमाउंट ऑफ फोर्स। वो कितना होगा देखते हैं। चाय आ गया, चाय पी के फिर करता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे कर दो। इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मीन्स ये हो गया 90 डिग्री।
तो अगर ये भी थीटा है तो फिर ये भी थीटा है। नाउ इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज AD, दैट इज इक्वल टू AD बाई AC जितना है OB उतना ही है। डाउन ठीक है, दैट इज AD बाई OB कितना है, ये OB लाइन Q फोर्स को बता रहा है, तो डिवाइडेड यही रहा Q, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD आ गया Q cos थीटा। इसी ठीक है, अब कहोगे ये क्यों यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, आगे मेरे को चाहिए तभी लिख के रख रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ AD इज इक्वल टू Q cos थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल में यही रहा, परपेंडिकुलर रहा CD, ना हाइपोटेन्यूज रहा AC कितना है ना जितना OB है, ना OB इतने फोर्स को बता रहा है Q अमाउंट ऑफ फोर्स को, तो वहाँ लिख दिया Q, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD आ गया Q साइन थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा। अब इन चीज़ों की ज़रूरत है तभी यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। मेन पर्पस क्या है, फिर बार बोल रहा हूँ, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है P अमाउंट ऑफ फोर्स, और इसी के ऊपर इधर को जब ये लग रहा है तब ये भी लग रहा है, इधर को Q अमाउंट ऑफ फोर्स, ये P और Q में ये एंगल रहा थीटा। देखोगे यही चीज ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, और ये कितना होगा उसको कहा R, रिजल्टेंट। नाउ अब इन ट्रायंगल CDO नहीं, अब CDO देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है CDO, यही रहा 90 डिग्री। चलो पाइथागोरस थ्योरम किया होगा तो फिर OC का स्क्वायर होगा OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। O से लेकर D तक कितना है ना, OA प्लस AD इज इक्वल टू OA प्लस AD, तो इसी का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स OA इंटू AD, ठीक है, प्लस CD का स्क्वायर। इसी को अब कहोगे OA का स्क्वायर, कई बच्चों को तो ऐसे समझाना पड़ता है, OA का स्क्वायर ऐसे मत लिख देना O स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, OA जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्क्वायर। ना OA इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P अमाउंट ऑफ फोर्स को, तो उसका स्क्वायर P स्क्वायर। AD यहाँ पे निकाल के रखा था, रहा Q cos थीटा, उसका स्क्वायर नहीं, मीन्स Q cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई Q cos थीटा, तो Q इंटू Q स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस 2 OA, O से लेके A तक P अमाउंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A की जगह लिखा P, ठीक है, AD यहाँ पे लिखा है Q cos थीटा, तो इसकी जगह लिखा Q cos थीटा। CD स्क्वायर, CD यहीं पे डिराइव किया हूँ, Q sin थीटा मीन्स Q sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई Q sin थीटा, तो हो गया फिर Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सजा के भी लिखना फिजिक्स है, यही रहा P स्क्वायर, ठीक है, ये और इसी को A की जगह पे लिखा, A की जगह पे लिखोगे Q स्क्वायर कॉमन लेके रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये यही रहा 2PQ cos थीटा। थोड़ा देख लो, दिख रहा है नहीं ना, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब चलो इतना तो पहले पता ही है आपको, नहीं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 इंटू Q स्क्वायर इज Q स्क्वायर, तो हो गया P स्क्वायर, ये हो गया 1 इंटू Q स्क्वायर, यही रहा 2PQ cos थीटा। शुरू यहीं से हुआ था, OC को क्या कह रखा हूं R, तो उसका स्क्वायर, सो R स्क्वायर इज दिस। सो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। डिराइव तो हो गया। ये फॉर्मूला हमें देगा क्या, वो भी सीखना जरूरी है। ये देगा क्या, नहीं ये देगा क्या ना। मान लो ये p का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है, p का वैल्यू दे रखा है, q का दे रखा है, p q थीटा का वैल्यू दे रखा है। ये सारे वैल्यू पुट करके कुछ नंबर आएगा। मान लो आया 25, कुछ और भी आ सकता है। मीन्स r स्क्वायर इज 25, मीन्स r इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट 5। मीन्स इसी फॉर्मूले से पता लगेगा ये कितना है, ये कितना है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, मीनिंग क्या है, यहीं पे कोई चीज है, इसी के ऊपर इधर को p अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, जब ये लग रहा है इसी के ऊपर इधर को q अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, देखोगे वो चीज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर को जाएगा, और वो कितना होगा r, इसी कितना होगा इज गिवन बाय दिस। नहीं, नाउ सपोज दिस एंगल इज अल्फा। नाउ उसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CDO, नाउ tan अल्फा होगा tan परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू CD। बेस रहा वो से यहां तक, फ्रॉम O टू D, दैट इज इक्वल टू OA प्लस AD, दैट इज इक्वल टू OA प्लस AD। ठीक है, CD पहले डिराइव करके रखा हूं Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय OA, O से लेके तक P अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, इसकी जगह लिखा P। AD पहले डिराइव करके रखा हूं Q cos थीटा, सो यही रहा Q cos थीटा, तो यही रहा tan अल्फा। अब ये क्या देगा वो भी समझा दो, तो फिलहाल यहीं पे लिख देता हूं, फिलहाल इसको यहीं पे लिख देता हूं। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। नाउ इसी फोर्स P का वैल्यू दिया होगा, अगर इसका दिया होगा, थीटा का दिया होगा, तो ये वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू पुट किया, थीटा पुट किया तो साइन थीटा आ गया, डिवाइड किया ये वैल्यू पुट करके, सपोज ये आया 1/√3, सपोज √3 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। अब tan टेबल में देखो 1/√3 कहां पर है ना, 30 डिग्री पर है, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स ये जो है यहां से इधर को 30 डिग्री के साथ है। मीन्स इसी फॉर्मूले से पता लगेगा ये R जिसको कहते हैं रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका एंगल डायरेक्शन पता लगेगा यहां से इधर को। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं यही बताता है, ये कितना है उस चीज को फिजिक्स में कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R। अभी तक नहीं कहा हूं वेक्टर क्या है, और यही बताएगा इसी R का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ R, दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ R। ठीक है, जिसके पास नॉर्मली लोग कह देते हैं मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, और जिसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे इसी रूल को लगा के फाइंड आउट करते हैं, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, टाइम 19 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ इससे थोड़ी देर पहले जो समझाया था, इससे थोड़ी देर पहले जो समझाया था, क्या समझाया था ना, इधर को 5 न्यूटन, इधर को 2 न्यूटन, इसी के ऊपर लग रहा है, दोनों सीधा ही ऐड होता था, ये भी इसी से निकलेगा। नाउ ये भी इधर को, तो दोनों में एंगल इज इक्वल टू 0, ये भी उसी से निकलेगा। दोनों में एंगल अगर 0 है, यहां थीटा की जगह 0 लिखो, cos 0 इज 1 इंटू 2pq इज 2pq, तो फिर r स्क्वायर हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये फिर हो गया p प्लस q का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर रूट लिया, उधर भी स्क्वायर रूट लिया, देखो सीधा ही आड़ हो गया, 5 + 2 7। ठीक है, नाउ फिर सपोज इधर को 20 न्यूटन इसी के ऊपर लग रहा है, और इधर को 5 न्यूटन लग रहा है, और यही रहा 180 डिग्री, तो इसी के ऊपर नेट इधर को होगा 20 - 5,
20 माइनस 5 दैट इज 15 न्यूटन, सब्ट्रैक्ट होगा। ओ यहां भी लगाने से वही आएगा। कैसे समझा देता हूं। अब एंगल रहा 180 इस केस में 180। अब यहां पे थीटा की जगह 180 लिखोगे, cos 180 इज -1, वो माइनस इधर आ गया तो फिर r स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq दैट इज इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर रूट लिया तो इधर स्क्वायर रूट लिया तो r हो गया p माइनस q। ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन देख लो, अगर 180 है, 20 इधर को 5 इधर को, 180 है तो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 5, ठीक है। तो नाउ अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, P इधर को है, P अमाउंट ऑफ फोर्स, Q इधर को है, थीटा रहा 90, ठीक है। और इसी को और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे, ऐसे ही बना, फिर यही रहा R, ये रहा 90। अब इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, यहां भी देख लो, थीटा की जगह 90 लिखो, cos 90 0, ये वाला चला गया, मीन्स R स्क्वायर हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो R हो गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके। मीनिंग क्या है, यहाँ पे इधर को लग रहा है 3 न्यूटन फोर्स, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स। देखोगे यही चीज, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसी को और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे बनाया था, इसी को और इसी को लेके एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसका जो डायगोनल है उस तरफ जाएगा, तो इसी को और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, इधर को जाएगा। अब ये कितना होगा, कितना होगा ना, इसी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट मीन्स 5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन। मीन्स इसी के ऊपर इधर को 3 न्यूटन लगाओ, और जब ये लग रहा है इसके ऊपर इधर को 4 न्यूटन लगाओ, देखोगे वो इधर को जा रहा है कितने फोर्स के साथ ना, 5 न्यूटन के साथ। मीनिंग क्या है, ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं रिजल्टेंट, इसी को कहते हैं। ये और ये मिलके जो करेंगे ये अकेला वही करेगा, उसी को कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर, ठीक है, अभी तक नहीं कहा, जिसके पास ये मैग्नीट्यूड हो इससे डायरेक्शन मिलता है, और जो ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होने से नहीं होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज ऑल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझा था, इधर को 3 न्यूटन इधर को 4 न्यूटन, फिर ये इधर को था 5 न्यूटन के बराबर था जब थीटा 90 था, ठीक है। और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मीन्स इसी के ऊपर इधर को 3 न्यूटन लगाओ, इधर को 4 न्यूटन लगाओ, जो होगा इन दोनों को भूल जाओ, इसी के ऊपर इधर को 5 न्यूटन लगाओ, वही होगा। अब मैं व्हाई टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं। एक बंदा इधर को जा रहा है 3 घंटे के लिए, अब ये ले रहा हूं, एक बंदा इधर को जा रहा है 4 घंटे के लिए, ये 3 घंटे जाके अब यहीं से 3 घंटे इधर को जाके अपने मकान में पहुंच रहा है, ये बंदा इधर को 4 घंटे जाके अपने घर में पहुंच रहा है। आप कहोगे सर ने तो कहा था ये 3 ये 4, तो ये इधर को 5 होगा, ठीक है। क्या ऐसे कह सकते हो कि आप इसको कहोगे भाई तू हट जा, आप भी हट जाओ, आप दोनों हट जाओ, मैं इधर को चलता हूँ 5 घंटे के लिए, आप दोनों अपने अपने घर अपने आप ही पहुंच जाओगे? ऐसा तो नहीं होता। मैग्नीट्यूड है टाइम का, ये रहा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी है टाइम का, नहीं। स्टीफन हॉकिंस का बुक पढ़ोगे तो एरो ऑफ टाइम, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, नहीं। बट ये वेक्टर लॉ को, इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मीनिंग क्या है, ये दोनों मिलके जो करेंगे ये अकेला वही करेगा, ऐसा नहीं है। इट इज इसीलिए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं। सिमिलरली करंट इज ऑल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मान लो इस तार में इधर को जा रहा है 3 एम्पियर करंट का यूनिट,
और इस तार में इधर को जा रहा है 4 एम्पियर करंट। ये 3 एम्पियर करंट जाके यहाँ पे किसी का मकान है, उसका लाइट चला रहा है। इस तार में 4 एम्पियर जाके उसके मकान में लाइट दे रहा है। क्या आप कहोगे, क्या ऐसे कहोगे कि सर ने तो कहा था जब 90 है तो ये कितना होगा ना, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट? हर केस में नहीं होगा अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। क्या ये इधर को 5 एम्पियर होगा? नहीं होगा। मीन्स ये तार को काट दो, इसको काट दो, इधर को 5 एम्पियर छोड़ दो, क्या वही होगा? नहीं होगा। सो इसलिए करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नाउ मेरे ख्याल 2 वीडियो में बनेगा। देन अब आता हूं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो समझा दो, फिर उसके बाद इजी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? नहीं, नाउ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब ये भी समझाया था फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, मान लो कहीं पे लिखा है 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, किसी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, और ये किस चीज को बचाता है ना, फोर्स को। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ने कहा मैं इसको ऐसे लिख के बताऊंगा, ही इज करेक्ट। एक ने कहा कहीं नहीं, इसको मैं ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, ये पूरे चीज को एक लाइन में बताऊंगा। मैंने कहूंगा ये लाइन, दिस लाइन विथ दिस एरो, ए लाइन और एक एरो है, ये मेरे लिए इसको बता रहा है। अगला कहा नहीं मैं ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, इसी के लिए एक ये बनाओ। मैं कहूंगा ये लाइन विथ दिस एरो भी इतने को बता रहा है, ही इज ऑल्सो करेक्ट, ही इज ऑल्सो करेक्ट। एक ने कहा नहीं मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं इसको ऐसे बताऊंगा। इसी चीज को एक ने ऐसे दिखाया, एक ने ऐसे दिखाया, एक ने ऐसे दिखाया। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। मीन्स ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विथ एन एरो। ठीक है। फिर फर्क क्या है, जिसने 10 न्यूटन को ऐसे दिखाया उसके लिए 1 न्यूटन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 न्यूटन इतना रहा। जिसने 10 न्यूटन को ऐसे दिखाया उसके लिए 1 न्यूटन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही रहा 1 न्यूटन। जिसने 10 न्यूटन को ऐसे दिखाया उसके लिए 1 न्यूटन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके लिए 1 न्यूटन रहा ये। ठीक है। अगर किसने कहा कि 50,000 न्यूटन को दिखाओ एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्या लाइन का लेंथ इतना होगा? कॉपी तो इतना ही बड़ा है। मैंने कहा मेरे लिए ये रहा 50,000 न्यूटन। ठीक है, 50,000 न्यूटन। अगर ये 50,000 न्यूटन है तो इतना बड़ा लाइन 25,000 न्यूटन, इतना बड़ा लाइन 25,000 न्यूटन। ठीक है। मीन्स हियर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे 1 इंच 1 न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर 1 न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे 1 इंच 25,000 न्यूटन को बता रहा है। ठीक है। तो ये तो रहा एक तरीका। नहीं, नाउ लिख, नाउ एक ने कहा नहीं उसको मैं ऐसे नहीं दिखूंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसका नाम रखूंगा वेक्टर ए, इसका नाम रखूंगा वेक्टर ए, रखूंगा नाम। लिखूंगा कैसे? ऐसे, लाइक दिस और लाइक दिस। किसी अच्छी बुक में, मैथमेटिक्स बुक देखोगे, अगर कोई लेटर डार्क प्रिंट है, डार्क प्रिंट, ठीक है, उसके ऊपर आरो देने की जरूरत नहीं है। मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ने कहा नहीं इसका नाम मैं रखूंगा वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो लिखूंगा कैसे? लिखूंगा ऐसे, लाइक दिस और लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है। सो ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, so a vector quantity is represented by an arrow, नहीं तो by a letter like this or like this। ठीक है।
अब समझ आएगा यूनिट वेक्टर क्या है, उसके बाद चलेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। ना लिख अब इसी 10 न्यूटन को मैं ऐसे ना लिख के, इसी 10 न्यूटन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 न्यूटन इंटू 10, ठीक है। और इसी का नाम मैंने रखा था ए वेक्टर, और इसी को एरो के साथ ऐसे ही दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही रहा 1 न्यूटन। ये पूरे का नाम मैंने रखा ए वेक्टर। ये कहाँ है, यही है, इतना है, और इसका वैल्यू कितना है 1 है। इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही है, ये छोटे का डायरेक्शन है जो बड़े का है। इसके लिए सिंबल रहा ये सिंबल, ए के ऊपर क्या पढ़ोगे, ये क्या, ये बताता है कि ये कितना है, 10 न्यूटन है। ये में ही रहा इसका मैग्नीट्यूड। इसके लिए सिंबल है ये। कोई कहेगा ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकता है। इसी के लिए सिंबल यही है। ये मैग्नीट्यूड लिखने के लिए और भी एक स्टाइल है, ऐसे लिख के दोनों पासे बार, मीन्स इसी का वैल्यू मैग्नीट्यूड। एक ने कहा नहीं इसका नाम मैं रखूंगा बी वेक्टर, इसी का नाम रखूंगा बी वेक्टर, तो यही रहा इतना, उसका यूनिट वेक्टर तो इज इक्वल टू बी क्या, और ये बताता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। तो इससे क्या सीखा, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या सीखा, 7 पॉइंट, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, अब इसी में से यूनिट वेक्टर रहा, ये इधर था, इधर आ गया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। नाउ इससे पहले जो लिखा था, जो डिराइव किया था, ये जब सब डिराइव किया था वहां पे एरो नहीं दिया था, अगर एरो दोगे यही रहा पी वेक्टर, यही रहा क्यू वेक्टर, ठीक है, और यही रहा योर रिजल्टेंट वेक्टर, यही था थीटा। नाउ यहां पे जो लिखा है आर स्क्वायर मीन्स वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है इसका मीनिंगलेस। इसका जो मैग्नीट्यूड है, 5 7 10 उसका स्क्वायर, तो यहां पे जो पी स्क्वायर लिखा है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, जो लिखा है क्यू स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू का स्क्वायर, तो यही रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इसी को कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अगर मीन्स इसी के ऊपर इधर को P अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, इसी के ऊपर इधर को Q अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, जो होगा इन दोनों को भूल जाओ, इसी के ऊपर इधर को R अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, वही होगा। ये R कितना है इज गिवन बाय इसी फॉर्मूले से दिया है। यहाँ पे R ना लिख के, अब रहा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अगर लिखोगे P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इसका मतलब ये नहीं, इसका मीनिंग है P प्लस Q मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट। मान लो P लिखा है 5 न्यूटन, इधर Q लिखा है 4 न्यूटन, कहोगे यहाँ पे प्लस लिखा है तो 5 + 4 9 न्यूटन, नो, ये कितना है इज गिवन बाय दिस, सपोज ये थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ये रहा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिजल्टेंट के लिए, ठीक है। मीन्स P और Q मिलके जो करेंगे ये वही करेगा, नहीं वही करेगा। ये चीज क्लियर हुआ। इसी को सिंबलिकली, इसी को R भी लिख सकते हो, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर लिख सकते हो। दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स ऐसे नहीं जोड़ देना, ये 5 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, यहाँ प्लस लिखा है तो 9 न्यूटन, ऐसे मत। ये कितना होगा ना, इसी का स्क्वायर कितना होगा, इसी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है Q स्क्वायर, इसी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर,
प्लस 2 टाइम्स लिखा है उधर 2 टाइम्स पी क्यू, पी रहा 5, क्यू रहा 4, उसका मैग्नीट्यूड, फिर cos 60, इधर आर स्क्वायर था, इधर ले जाओगे स्क्वायर रूट होगा, ये जितना होगा वो रहा ये, ठीक है। अभी ओ रहा ये, अब p प्लस क्यू लिखा है मीन्स ऐसे नहीं जोड़ देना 5 + 4, हो सकता है कब होगा ना, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इससे पहले समझाया था। अगर ये भी इधर को है, ये भी इधर को है, ये p रहा इधर को 5 न्यूटन, क्यू रहा इधर को, क्यू रहा इधर को 4 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम 0, इससे पहले समझाया था। अगर 0 है तो सीधा ही जोड़ देना, तो इनका रिजल्टेंट लिखोगे ऐसे p प्लस क्यू, आप सीधा जोड़ सकता है 5 + 4 और 9 न्यूटन, ठीक है। मीन्स p दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। तो ये एंगल फिर क्या होगा अल्फा, फिर इसी को लगाना, जो होगा होगा। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा, इसी को लिया हूं q दैट इज 4 sin 60 q sin थीटा बाई p प्लस q, यही रहा p प्लस q दैट इज 4 cos 60, इसी को लिख रहा हूं। ये वैल्यू पुट करोगे जो होगा, अब tan टेबल में देखोगे वो एंगल कहां पर है, फिर अल्फा रहा वो, ठीक है। तो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो। अब आगे नेक्स्ट वीडियो पे आपको डॉट प्रोडक्ट समझाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और ये सब कैसे लगाओगे नहीं, उसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है ना। पर यहीं पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेता हूं, जो कि बहुत जगह पे लगता है ना, बहुत जगह पे लगता है। मान लो P इधर को जितना है 120 डिग्री पे, Q इधर को उतना है, ठीक है। ये जितना है ये उतना है, 120 डिग्री है, तो इन दोनों को साइड्स मान के ये पैरेललोग्राम बनाओ। ये R देखते हैं कितना होगा, ये जितना सपोज ये x और ये भी उतना सपोज x, एंगल 120, तो R क्या होगा, इसी को लगाओ। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, P को भी x स्क्वायर, Q स्क्वायर, Q को भी लिया x स्क्वायर, अगर सेम है 2 टाइम्स x इंटू x, 2x स्क्वायर cos 120 इज इक्वल टू -1/2, दिस कैंसल्स, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, r स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू x। मीन्स ये भी इतना ही होगा, मीनिंग क्या है, यहाँ पे इधर को आप 5 न्यूटन लगा रहे हो 120 डिग्री पे, कोई इधर को लगा रहा है 5 न्यूटन, देखोगे ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इन दोनों को साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, इधर को जाएगा वो भी 5 न्यूटन ही होगा, ठीक है, वो भी 5 न्यूटन होगा, ठीक है। मीन्स ये जितना है ये उतना है, 120 डिग्री है, ये रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जगह पे लगेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा जीरो वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे नंबर से क्या होगा, वो दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, फिलहाल ये देख लेना, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ये जितना है 60 डिग्री पे, इधर को ये भी उतना ही है, तो इन्हीं को 2 साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ। अब ये कितना होगा देख लेते हैं, ये जितना ये उतना, इसको कह देता हूँ x, इसको कह देता हूँ x। अब r क्या होगा ना, r स्क्वायर यहीं पे लगाओ, p की जगह लिखो x स्क्वायर, q की जगह लिखो x, वहां पे है स्क्वायर x स्क्वायर, 2 टाइम्स x इंटू x, 2x स्क्वायर, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, दिस कैंसल्स, तो ये रहा 3x स्क्वायर, r स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट 3x। मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई चीज है, इधर को आप 10 न्यूटन लगा रहे हो 60 डिग्री पे, इधर को 10 न्यूटन लगा रहे हो, ये जितना ये उतना, देखोगे यही चीज ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है,
तो पैरेललोग्राम बनाओ, ये कितना होगा, ये जितना ये उतना, ये 60, तो ये कितना हुआ √3 टाइम्स, तो ये वाला होगा √3 टाइम्स 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स कराऊंगा, ठीक है। देन a माइनस बी वेक्टर का मीनिंग क्या है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, कब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। देन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, नहीं, वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को आई कैप, इधर को जे कैप, और नेक्स्ट वीडियो इधर को के कैप, ये सारी नेक्स्ट में करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।